छात्रों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं अध्याय प्रथम ईंटें, मनके तथा अस्थियां अर्थात हड़प्पा सभ्यता का। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले देखेंगे हड़प्पा कालीन व्यापार वाणिज्य। छात्रों, हम लोग जानते हैं हड़प्पा वासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। उन्होंने नागेश्वर तथा बालाकोट में अपनी बस्तियां स्थापित की क्योंकि यहां से उन्हें शंख आसानी से प्राप्त होता था। दूसरा है लोथल। लोथल गुजरात में है। लोथल से उन्हें कार्निलियन उपलब्ध था। उत्तरी गुजरात तथा दक्षिणी राजस्थान से सेलखड़ी प्राप्त होता था। उत्तरी गुजरात और दक्षिणी राजस्थान से सेलखड़ी प्राप्त होता था। इसके अतिरिक्त हड़प्पावासी लाजवर्द मणि नीले रंग का पत्थर होता है, यह अफगानिस्तान से मंगाते थे। सोना दक्षिणी भारत से तथा तांबा, सोना देखिए, सोना दक्षिणी भारत से, तांबा राजस्थान में खेतड़ी से मंगाते थे और साथ ही साथ तांबे को ओमान से भी मंगाया जाता था। ओमान से भी तांबे का आयात होता था। व्यापार वाणिज्य के बाद छात्रों अब ध्यान देते हैं हड़प्पा कालीन लिपि पर। आप जानते हैं कि इस सभ्यता की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। न पढ़े जाने का कारण संभवतः यह है कि इस लिपि में चिन्हों की संख्या 375 से 400 तक है, अर्थात यह लिपि वर्णमालीय नहीं है। वर्णमाली का अर्थ है यह लिपि स्वर और व्यंजनों को नहीं दर्शाती है। यह स्वर और व्यंजनों को, यह लिपि जो है वो नहीं दर्शाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाईं से बाईं ओर लिखे जाने का जो साक्ष्य मिला है वो इस तरीके से है कि दाईं ओर थोड़ा सा चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर यह कुछ जाके संकुचित हो गया है। इस आधार पर पुरातत्वविदों ने, भाषा विज्ञानियों ने यह अनुमान लगाया है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अब हम लोग ध्यान देंगे कि यह लिपि या लिखावट के साक्ष्य कहां कहां से प्राप्त हुए हैं। लिखावट के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हड़प्पा कालीन लिखावट के, वो प्राप्त हुआ है मोहरों से, तांबे के औजार से, तांबे और मिट्टी की लघु पट्टिकाओं से और साथ ही साथ आभूषण एवं प्राचीन सूचना पट्ट से। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्राचीन सूचना पट्ट भी एक प्राप्त हुआ है। यहां से भी लिखावट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हड़प्पा कालीन बाट। बाट क्या होते थे और बाटों का प्रयोग क्यों किया जाता था, अब हम लोग इस पर ध्यान देंगे। विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित होता था। विनिमय का मतलब है एक्सचेंज, आदान प्रदान। एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेना या एक वस्तु दे करके दूसरा लेना, अदला बदली करना, ये जो विनिमय एक्सचेंज था उसमें बाटों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। आजकल हम लोग बाजार में कोई सामान लेने जाते हैं, किसी वस्तु का मूल्य देते हैं और बदले में उतने अनुपात के बाट से तौल के वो वस्तु हम लोगों को मिलती है। तो यही चीज़ यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित होते थे। ये बाट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। चर्ट नामक पत्थर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, चर्ट से निर्मित होते थे और इनका आकार ये घनाकार थे, घन के आकार में थे ये। इन बाटों के निचले मानदंड 1, 2, 4, 8, 16, 32 से लेकर 12,800 तक थे। ये निचले मानदंड है, छोटे बाट के लिए है, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का पालन किया करते थे, दशमलव प्रणाली पर आधारित होते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषण और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। जैसे आजकल भी हम लोग जाते हैं
तो देखते हैं कि सुनार जो होता है वो बहुत छोटे छोटे बाट रखता है, और बड़े बाट का प्रयोग, जैसे बड़ी वस्तु कोई हमें लेना होगा या ज़्यादा अधिक मात्रा में कोई सामान लेना होगा तो उसके लिए बड़े बाट का प्रयोग किया जाता था। ठीक इसी तरह हड़प्पा सभ्यता में भी छोटे एवं बड़े दोनों प्रकार के बाट पाए गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रशासनिक स्वरूप को। छात्रों, अभी तक आप समझ चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त पुरा वस्तुओं जैसे मृद भांड, मोहरे, बाटों तथा ईंटों में एक रूपता दिखाई दी। यह भी स्पष्ट है कि ईंट बनाने और विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। आइए देखते हैं कि इन सभी क्रियाकलापों को कौन संगठित करता था। वस्तुओं की एक रूपता के लिए या ईंट बनाने के लिए, विशाल दीवारों के लिए, चबूतरों के निर्माण के लिए, इन सभी क्रियाकलापों के संगठन के लिए कौन उत्तरदायी था। यह एक उदाहरण और बहुत अच्छा है कि हड़प्पा सभ्यता में आपने हड़प्पा नगरों को जब देखा, हड़प्पा को देखा, मोहनजोदड़ो को देखा, सुनियोजित नगर व्यवस्था देखी, भवन विन्यास देखा, सड़कें साफ सुथरी मिली, नालियां ढकी हुई मिली, नालियों को, पत्थरों को, ईंटों को हटा के साफ करने की व्यवस्था भी संभवतः रही होगी। तो यहां इन्हीं चीजों पर ध्यान हमें देना है कि इन सभी क्रियाकलापों को कौन संगठित करता था। छात्रों, हड़प्पा संस्कृति की व्यापकता एवं विकास को देखने से ऐसा लगता है कि यह सभ्यता किसी केंद्रीय शक्ति से संचालित होती थी। यद्यपि सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें त्वरित रूप से कोई उत्तर नहीं देते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य से हमें कोई तुरंत उत्तर इसका नहीं मिल पाएगा। कुछ पुरातत्वविद इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे और सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। दूसरे पुरातत्वविद यह मानते हैं कि यहां कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग राजा होते थे। पुरातत्वविदों का एक अन्य वर्ग यह मानता है कि यह एक ही राज्य था, जैसा कि पुरावस्तुओं में समानता, नियोजित बस्तियों के साक्ष्य, ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित होने से स्पष्ट है। ये जो वर्ग था तीसरा, इन्होंने ये कहा कि एक ही राज्य है। अपनी बात के समर्थन में इन्होंने जो बात रखी, इन्होंने ये बताया कि जो वस्तुएं प्राप्त हुई उसमें समानता है, नियोजित बस्तियां हैं, ईंटों का आकार समान है, बस्तियां जो हैं वो कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित हैं। इस आधार पर इस वर्ग के पुरातत्वविदों का यह मानना है कि ये एक ही राज्य था। अभी तक की स्थिति में ये जो अंतिम परिकल्पना है ये सबसे युक्ति संगत प्रतीत होती है। प्रशासनिक स्वरूप के बाद अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक विश्वास को। छात्रों, आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए इस सभ्यता के संबंध में समस्त जानकारी का आधार पुरातात्विक साक्ष्य ही है। पुरातात्विक व्याख्या की समस्याएं संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों में सामने आती हैं। आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थीं, संभवतः धार्मिक महत्व की होती थीं। इनमें आभूषणों से लदी हुई नारी मृण मूर्तियों, जिनमें से कुछ के शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधन थे, शामिल हैं। इन्हें मातृ देवियों की संज्ञा दी गई है। खुदाई में प्राप्त अनेक संरचनाओं को अनुष्ठानिक महत्व का माना गया है। अनुष्ठानिक महत्व की भी चीजें प्राप्त हुई। इसमें विशाल स्नानागार तथा कालीबंगा और लोथल से मिली वेदियां शामिल हैं।
पुरातत्वविदों ने मोहरों पर प्राप्त अनुष्ठान के दृश्यों के आधार पर धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी किया है। कुछ अन्य मोहरों पर पेड़ पौधे उत्कीर्णित हैं। ये प्रकृति की पूजा का संकेत देते हैं। अनेक मोहरों पर एक सींग वाला जानवर, जिसे एक श्रृंगी कहते हैं, भी प्राप्त हुआ है। कुछ मोहरों पर एक आकृति, जिसे पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया है, उसे आद्य शिव की संज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त पत्थर की शंक्वाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह वह परिष्कृत पत्थर था जिसकी पूजा भगवान शिव के रूप में होती थी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। यह सभ्यता मुख्यतः 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक रही। यह सभ्यता अपने अंतिम चरण में पतनोन्मुख थी। इसके विनाश के कारणों पर विद्वान एकमत नहीं हैं। इस सभ्यता के पतन के अनेक तर्क दिए जाते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना या मार्ग बदल लेना तथा भूमि का अत्यधिक उपयोग सम्मिलित है। मोहनजोदड़ो से 16 लोगों के अस्थि पंजर आभूषणों सहित मिले थे, जो आक्रमण और आगजनी के संकेत हैं। छात्रों, यहां पर आपको मैं यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का कोई एक कारण नहीं था, बल्कि अनेक कारण इसके लिए उत्तरदायी थे। कई कारणों में जलवायु में परिवर्तन हो गया, वनों की कटाई बहुत बड़े स्तर पर हो गई, बाढ़ का आ जाना, नदियों का सूख जाना या मार्ग बदल लेना, या भूमि का बहुत ज्यादा अत्यधिक उपयोग कर लेना, अर्थात भूतात्विक परिवर्तन। इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के पतन में कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं था, बल्कि अनेक कारण इस सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी थे। छात्रों, आज हमने अध्ययन किया हड़प्पा सभ्यता का व्यापार वाणिज्य, लिपि, बाट, प्रशासनिक स्वरूप, धार्मिक विश्वास और सभ्यता के पतन के कारण। इस प्रकार यह अध्याय आज पूर्ण हुआ। धन्यवाद।